साम्राज्य की स्थापना और बाबर के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार बाबर ने मुग़ल वंश की भारत में शुरुआत की। और मुग़ल वंश जिसमें कई महान सम्राट हुए, जिसमें अकबर का नाम प्रमुख रूप से आता है। मुग़ल वंश में हम देखते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं के पश्चात अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां और इसके बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब तक मजबूती के साथ शासन चला। अब हम देखेंगे बाबर का प्रारंभिक जीवन। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। वह चंगेज खां के वंश की थी और स्वयं बाबर के रगों में भी तैमूर वंश का रक्त बह रहा था। तो बाबर बचपन से ही प्रतिभाशाली, योग्य और काफ़ी सैनिक दृष्टि से कुशल माना जा सकता है। बाबर को इतिहास, ज्योतिष और इस्लाम की परंपराओं का ज्ञान था। समरकंद पर आक्रमण 1497 ईस्वी में करता है और उस पर उसे सफलता प्राप्त होती है। तो बाबर के समय उसे जब सफलता प्राप्त हो जाती है समरकंद पर, तो उसके जो चाचा अहमद मिर्जा और उसके मामा महमूद खां, ये उसको काफ़ी परेशान करते हैं। तो बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया, उससे पूर्व जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे। जैसे राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति में देखते हैं भारत में विभिन्न छोटे छोटे राज्य में भारत बटा हुआ था और अलग अलग शक्तियाँ अपना शासन करने में लगी हुई थी। दक्षिण में हमने जैसे देखा विजयनगर और मेहदी राज्य, और उत्तर में दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, सिंध, मुल्तान, बहरीगढ़, ये सिंध मुल्तान। तो इसमें कौन कौन शासन कर रहे थे और उनका कैसी स्थिति थी। जैसे दिल्ली में लोधी वंश का शासन, लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, ये दोनों ही स्वतंत्र शासक बनने का स्वप्न देख रहे थे और इब्राहिम लोधी के लिए समस्याएं पैदा करे हुए थे। और इब्राहिम लोधी बड़ी कुशलता के साथ दिल्ली में शासन कर रहा था। तो यहाँ पर बाबर को सबसे पहले दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी से निपटना सबसे बड़ा एक कठिन कार्य था। इसको उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध कर उसे पराजित करके पूर्ण किया। नंबर 2, बंगाल में नुसरत शाह ने बाबर से संधि करके दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि नुसरत शाह अच्छी प्रकार से जानता था कि बाबर से संघर्ष करने से अच्छा है कि उससे संधि करो, जिससे कि अधिक जान माल का नुकसान न हो। तीसरा, मालवा, राजनीतिक कारणों से मालवा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, अतः वहाँ पर राजनीतिक एक तरह से अखाड़ा बना हुआ था मालवा का क्षेत्र, और जिसके कारण मालवा दिनों दिन कमजोर होता गया। तो इसके लिए बाबर के सम्मुख कोई विशेष ऐसी परेशानी नहीं थी मालवा से निपटना। गुजरात में महमूद बेगड़ा यहाँ का योग्य शासक हुआ और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां को अपने यहाँ इसने शरण भी दे रखी थी। और इब्राहिम लोधी के चाचा जो आलम खां थे, वो उनके लिए एक तरह से विद्रोह की स्थिति बनाए हुए थे और स्वयं शासक बनने का स्वप्न देख रहे थे। तो महमूद बेगड़ा
जो कि गुजरात में एक योगी शासक है, वह आलम खां को शरण देता है, जो महमूद बेगड़ा के लिए भी एक कठिन स्थिति पैदा कर देती है। इसके बाद पंजाब यहाँ पर दौलत खां अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था और इसीलिए उसने बाबर को भी भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और बहुत सारी जानकारियां भारत के बारे में थी, जिससे बाबर को भारत में आक्रमण करने में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इसने बाबर से 60 गांठ का प्रयास किया, किंतु असफलता हाथ लगती है। मतलब दौलत खां, मतलब ये चाचा दौलत खां को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। कश्मीर 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन यहाँ का शासक हुआ। उसकी मृत्यु के बाद कश्मीर में अराजकता फैल जाती है। जैनुल आबदीन ने अपने समय में कश्मीर में काफ़ी राजनीतिक स्थिरता बनाई रखी थी, लेकिन उसके मरने के बाद कश्मीर में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कश्मीर बाबर के हिसाब से ज़्यादा मतलब परेशानी का कारण नहीं था। सिंध और मुल्तान में सोमड़ा राजपूतों ने सिंध पर अधिकार कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और बाबर के आक्रमण तक शाह हुसैन का राज मुल्तान राज तक राज दृढ़ नहीं हो पाया। मतलब सोमड़ा राजपूतों ने सिंध पर अधिकार करके स्वयं इस्लाम धर्म स्वीकार यहाँ पर कर लिया था और बाबर के आक्रमण तक शाह हुसैन का राज्य मुल्तान राज तक दृढ़ नहीं हो पाया, ये आगे बढ़ पाया। बहमनी राज्य में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जितने भी शासक हुए वो ज़्यादातर क्रूर किस्म के थे। यदि महमूद द्वितीय का नाम छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अन्य शासक जैसे जालिम हुमायूं का नाम आता है, जो बहुत ही क्रूर किस्म का था, जिसको महमूद गवाह से काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है और शासन संचालन में उसको वो सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद और ये बहमनी राज्य जो कि 5 भागों में विभाजित हो जाता है अपनी मतलब शासकों के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप, जो ये थे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर, ये 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। खानदेश, यहाँ की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी या राजनीतिक रूप से खानदेश भी स्थिति काफ़ी मतलब संकटग्रस्त थी। इसके बाद देखते हैं हिंदू राज्य। तो हिंदू राज्यों में मेवाड़ का नाम आता है। 6वीं शताब्दी में मेवाड़ में 6वीं शताब्दी में गोहिल नामक योद्धा ने राज्य की स्थापना की और राजा समर सिंह के समय, ठीक है, नहीं 6वीं शताब्दी में गोहिल नामक योद्धा ने राज्य की स्थापना की और राजा समर सिंह के समय यहाँ मेवाड़ का अधिक से अधिक विस्तार हुआ। अतः मेवाड़ में और भी शासक हुए, जैसे राणा रतन सेन का जो युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है और अलाउद्दीन खिलजी से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है। उनकी पत्नी पद्मावती की भी कहानी हमने देखने को मिलती है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी उनको समर्पित करने के लिए बाध्य करता है और इनके मध्य संघर्ष होता है। इसके बाद है महाराणा कुंभा और राणा सांगा, ये भी मेवाड़ की बहुत बड़ी शान हुए। महाराणा कुंभा ने भी अपने शत्रुओं को सदैव पराजित किया और राणा सांगा ने जो बाग चढ़कर बाबर से इसका खानका का युद्ध होता है। तो मेवाड़ राज्य जो कि संपन्न राजनीतिक दृष्टि से और काफ़ी मजबूत स्थिति में देखा जा सकता है। इसके बाद जो नाम आता है उड़ीसा पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली राज्य और दिल्ली शासक अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसकी जो
दूरी अधिक थी और बंगाल की शक्ति को भी उड़ीसा ने आगे बढ़ने से रोके रखा। तो उड़ीसा राज्य, इसके बाद विजयनगर। इस जो विजयनगर राज्य का सदैव अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष चलता रहा, जिसके कारण विजयनगर की शक्ति क्षीण होती गई। और विजयनगर और बहमनी राज्य का आपसी संघर्ष हमने पूर्व में देखा कि किस प्रकार ये दोनों राज्य आपस में युद्ध करते करते काफी कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण करने के समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो उस समय जब बाबर ने आक्रमण किया, बाबर के आक्रमण से पूर्व के समय भारत की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारी कुप्रथाएं विद्यमान थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावन, बहुविवाह, अन्य कुप्रथाएं। और समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तीनों वर्ग विद्यमान थे। और समाज विभिन्न अंधविश्वासों से घिरा हुआ था और समाज में जो लोग थे उनकी आर्थिक, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वह धर्म पर आधारित थी और धार्मिक कर्मकांड ज़्यादा विद्यमान थे समाज के अंदर। और समाज एक तरह से देखा जाए तो रोगग्रस्त कंडीशन में था। इसके बाद आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति में अच्छी भूमि और फसल, जो वर्षा, अधिकतर फसल वर्षा पर निर्भर थी और जिससे उत्पादन अच्छा होता था, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक थी। और लेकिन सही योजना और सही राजाओं और शासकों की नीतियों के न होने के कारण किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। किसानों का जीवन दयनीय था, लेकिन विभिन्न प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित थे और व्यापार जो है वो राज्य से बाहर होता था, आयात निर्यात। और राज्य की जो आर्थिक स्थिति ना तो अच्छी थी ना ही ज़्यादा खराब। इसके बाद सैनिक स्थिति, सैनिक स्थिति में हम देखें तो राजपूतों की जो सैन्य व्यवस्था थी वो सामंतवादी प्रथा पर आधारित थी और लोधियों की कबीली व्यवस्था पर आधारित थी, जिसके कारण सैन्य व्यवस्था पर भारतीय शासकों ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी इसकी विशेष जिम्मेदारी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये जिम्मेदारी सामंतों की है, जब उनको आज्ञा दी जाएगी तभी सेना तैयार होगी और सेना आप युद्ध करने के विजय प्राप्त करें। पर ऐसा होता नहीं था, क्योंकि जो सैनिक होते थे वो सामंतों की आज्ञा का पालन करते थे, ना कि राजा की। तो इससे क्या कंट्रोवर्सी पैदा होती है, जैसे हमने पूर्व में देखा प्लासी के युद्ध में क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति राजाओं को खुद नहीं पता रहता था कि सैन्य उनकी मजबूती कितनी है और वह सेना शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएगी कि नहीं। तो ऐसी असमंजस की स्थिति उस समय भारत में सैनिक स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण, तो बाबर ने भारत पर आक्रमण जो किए वो 5 आक्रमण देखने को मिलते हैं। यानी इब्राहिम लोदी से पूर्व, यानी पानीपत के युद्ध से पूर्व उस बाबर ने पहले भी 5 प्रयास किए थे। तो 5 प्रयासों में प्रथम आक्रमण, तो प्रथम आक्रमण बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया और आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उसे वापस लौट जाना पड़ा, काबुल लौट जाता है। दूसरा आक्रमण 1519 में यूसुफ जाई अफगानों के विरुद्ध आक्रमण बाबर करता है, किंतु फिर भी वह वापस काबुल लौट जाता है और कुछ उसके उद्देश्य जो थे वो अधूरे रह जाते हैं। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में, तीसरे आक्रमण में भीरा ने उन लोगों का दंडित किया जिन्होंने विद्रोह किया था। भीरा में मतलब बाबर ने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने उनके बाबर के विरुद्ध विद्रोह
करने का प्रयास किया था। तीसरे आक्रमण में भी उसे कुछ जो उसके जो उद्देश्य और जो उसने विचार सोच रखे थे वह पूरे नहीं हो पाते हैं। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में, जिसमें लाहौर में अफगानों सेनाओं ने बाबर से मुकाबला किया, जिसमें बाबर को काफ़ी सफलता प्राप्त होती है और बाबर का जो गुस्सा है वो उसमें वृद्धि होती है और बाबर को ये लगता है कि वह भविष्य में यहाँ भारत में अपना शासन स्थापित कर पाएगा। इसके बाद पांचवा आक्रमण दौलत खां के विद्रोह करने पर, दौलत खां जो कि पंजाब का सूबेदार, उसके विद्रोह करने पर 1525 ईस्वी में 5 बार आक्रमण किया और जिसमें बाबर को सफलता मिलती है। दौलत खां जो स्वयं स्वतंत्र शासक बनने का स्वप्न देख रहा था, उसका स्वप्न टूट जाता है और 5वां आक्रमण दौलत खां के विद्रोह करने पर 1525 में 5 बार आक्रमण किया, बाबर को इसमें सफलता मिली। तो बाबर को इस 5 बार आक्रमण करने में जो सफलता प्राप्त होती है, इससे उसका उत्साह बढ़ जाता है और उसे भविष्य में वह अपनी भविष्य की योजनाओं पर कार्य करने में लग जाता है, क्योंकि अब उसके लिए भारत में जो टक्कर देने वाली जो शक्ति थी वो थी लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या पैदा होती है कि भारत के जो शासक राणा सांगा भी इस विचार से बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं कि उनके आक्रमण से लोधी वंश यानी इब्राहिम लोधी का पतन होगा और इससे उनका शत्रु का विनाश होगा। लेकिन यह पता नहीं था कि इब्राहिम लोधी वास्तव में हार जाएगा और बाबर यहाँ स्थायी रूप से न रहकर वापस काबुल लौट जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, इब्राहिम लोधी पराजित होता है और बाबर यहीं पर अपनी सत्ता स्थापित कर देता है और बाद में जब बाबर को ये दिखाई देता है कि भारत में अब दूसरी जो शक्ति है उत्तर भारत में वो राणा सांगा के रूप में, तो फिर इनके बीच में मनमुटाव पैदा होता है और बाबर आरोप प्रत्यारोप करने लगता है, जिसका परिणाम हमें खानवा के युद्ध में के रूप में देखने को मिलता है। खानवा के युद्ध के बाद उत्तर भारत में कोई चुनौती देना वाला बाबर के लिए यह सब नहीं रह गया था। तो 5वां आक्रमण बाद पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत के मैदान में होता है, जिसमें बाबर की जो रण कुशलता और तोलमा पद्धति और उसका तोपखाना और उसकी सैन्य व्यवस्था इतनी अधिक अच्छी थी कि पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी के करीब 15,000 सैनिक मारे जाते हैं और वह पराजित होता है और दिल्ली की जो सत्ता है वो इब्राहिम लोधी के हाथों से निकलकर बाबर के हाथों में आ जाती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। युद्ध का परिणाम अगर हमें देखें तो युद्ध का परिणाम के रूप में जो कि पहले अफगानों ने अपना अधिकार भारत में जमा रखा था और इब्राहिम लोधी के हाथों से निकलकर सत्ता बाबर के हाथ में आती है और बाबर को भारत की जलवायु बहुत पसंद आई और उसका जो प्रिय फल था वो आम इतिहासकार मानते हैं और उसने यहीं पर अपना राज्य स्थापित करने और बसने का निर्णय लिया। दिल्ली और आगरा उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। तो युद्ध का परिणाम के रूप में बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की नींव डाली, मुगल डायनेस्टी, जो काफ़ी समय तक भारत में उन्होंने शासन किया। मुगल वंश का जो अंतिम जो शासक बहादुर शाह जफर, जिसको बाद में 1557 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया जाता है और कुछ मुगल वंश में बाद में जो शासक हुए वो अयोग्य हुए। औरंगजेब के बाद पतन अवस्था की ओर यह वंश चला गया, लेकिन मुगल वंश की स्थापना बाबर ने बहुत ही दृढ़ता के साथ की थी। बाबर की सफलता के कारण जो थे बाबर का स्वयं का व्यक्तित्व, क्योंकि बाबर एक बार जब खानवा के युद्ध से पूर्व उसकी सेना में यह भगदड़ मची हुई थी
कि किस प्रकार से राणा सांगा का मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि राणा सांगा ने इससे पूर्व भाटी राजपूतों को पराजित कर दिया था और खानवा में बाबर ने अपने सैनिकों के सामने ही बहुत सारे मदिरापान के बर्तनों को तोड़ दिया और स्वयं मदिरापान न करने का निश्चय किया। उसने अपने सैनिकों को यह भी संदेश दिया, यदि यहाँ से भागोगे तो मारे जाओगे, इससे अच्छा है युद्ध करके ही मरो। तो जिससे सैनिकों का उत्साह दिन दुगना रात चौगुना हुआ और बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया कि काफिरों का विनाश करना बहुत जरूरी है। ये इस्लाम धर्म का प्रमुख सिद्धांत। उसने मतलब इस्लाम की दुहाई देते हुए और अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए युद्ध को जीता। और बाबर की सफलता में कुछ और भी बातें थी, जैसे तुगलमा पद्धति। बाबर ने तुगलमा पद्धति के अंतर्गत अपने शत्रुओं को दाएं और बाएं ओर से घेरना और बीच में सैनिक टुकड़े से युद्ध करना, ये बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि थी। इससे कि खानवा का जो मैदान में जो राणा सांगा की स्थिति मजबूत थी, उसमें ये देखने को मिलता है कि राणा सांगा की सेना चारों तरफ से घिर जाती है और पराजय का मुंह देखती है। इसके बाद तोपखाना उसका और उसके तीरंदाज जो घूम घूम कर शत्रु सेना पर वार कर रहे थे और शत्रु सेना को पराजित करने में लगे हुए थे, जिन्हें बाद में सफलता प्राप्त होती है। तो बाबर की उसका व्यक्तित्व, उसका तोपखाना, उसकी तुगलमा पद्धति, उसके तीरंदाज और उसका जिहाद का नारा, ये उसके लिए काफ़ी अधिक सफलता में सहायक सिद्ध होता है। पानीपत के बाद बाबर की समस्याएं। अब पानीपत के जब वह युद्ध जीत लेता है तो भी उसके जो समस्याएं खत्म नहीं होती, उसकी समस्याएं बनी रहती हैं। जैसे कि शत्रुओं से वो चारों ओर से घिरा रहता है, क्योंकि उसके ही मतलब जो उसके रिश्तेदार हैं वो ये बात सोचते हैं कि क्यों ना ये सत्ता भारत की हामी हथियार है। और दूसरा, अफगान जो पराजित हो चुके थे वो ये सोच रहे थे कि बाबर को किसी भी तरीके से डेमोलाइज किया जाए, अतः उसको यहाँ से खदेड़ दिया जाए। तो बाबर के लिए पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद भारत में बने रहने के लिए भी एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, जो कि अमूमन हमने देखा है कि कोई भी शासक, चाहे वो गुलाम वंश के शासक हों, जैसे कि हमने देखा इल्तुतमिश और रजिया, बलबन, ये भी जब शासक बनते तो इनके सामने भी विभिन्न कठिनाइयाँ इनको फेस करनी पड़ती हैं। और वैसा ही बाबर के सामने भी समस्याओं का एक जो ताज था वो उसके सिर पर विराजमान हो गया, क्योंकि शासक के लिए शत्रुओं से निपटना एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है। तो मुगल वंश की स्थापना के बाद वह बाबर शत्रुओं से घिरा हुआ और अफगान समस्या की चुनौतियों से निपटना ये बाबर की प्रमुख जिम्मेदारी थी। तो आज हमने देखा मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर और बाबर की प्रारंभिक जीवन और उसके समय बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, इसमें दिल्ली, बंगाल, आगरा, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, सिंध, मुल्तान, बहरीराज, खानदेश, हिंदू राज्य में मेवाड़, उड़ीसा और विजयनगर। फिर हमने देखा सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैनिक स्थिति। बाबर का भारत पर आक्रमण, उसने 5 आक्रमण किए। उसके बाद उसे जब उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी बाबर में, जिसमें बाबर की विजय होती है। अच्छा, यह इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि बाबर की सेना को कितनी क्षति पहुंची थी, इसके संबंध में वो मौन है। और युद्ध का परिणाम क्या निकला, बाबर की सफलता के कारण क्या थे और पानीपत के बाद बाबर की समस्याएं। तो आज हमने इस टॉपिक में ये जाना। इसके बाद हम आगे देखेंगे खानवा का युद्ध और उसकी और कौन सी जो बातें थी उसके बारे में समझेंगे। ओके।